प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अब तक अपन ने देखा सामाजिक विज्ञान के पाठ संख्या 5 लोकतंत्र में राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में। आज देखेंगे अपन सामाजिक लोकतंत्र के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, बात करते हैं सामाजिक लोकतंत्र की। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य सामाजिक समता की भावना विकसित करना, अर्थात समाज में जो समानता की भावना है उसको विकसित करना सामाजिक लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समाज में नस्ल, रंग, जाति, वर्ण, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेद नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में सम्मान समझा जाना चाहिए। हार्नसा के अनुसार लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो और जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। अर्थात समाजशास्त्री हार्नसा ने कहा है कि लोकतंत्र में समाज जो है उसमें समानता की भावना विकसित की जाए जिससे समानता के सिद्धांत का प्रचलन हो। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समानता के अधिकार पर बल देना है। अर्थात जो सामाजिक लोकतंत्र है इसका मुख्य उद्देश्य समाज में समानता का अधिकार उपलब्ध हो, सबको मिले। सामान्य अर्थ में सभी व्यक्तियों को समाज में सम्मान महत्व प्राप्त होना चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। अर्थात किसी से कोई ऐसी आशा नहीं की जाए कि वो मेरे स्वार्थ के लिए मेरे को सहायता देने के लिए आया है। सामान्य रूप से सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली है धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेष अधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए। अर्थात समाज में जो आज धर्म, जाति, वर्ण, भाषा, लिंग या आर्थिक आधार पर जो भेदभाव है, जो एक दूसरे को अलग समझने का भाव है, इसको दूर करना होगा। दूसरा है सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाएं। अर्थात जितने भी समाज में लोग हैं उनको सबको समाज में आगे बढ़ने के लिए हर स्तर पर समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। और तीसरा लोकतंत्र देखते हैं अपन, आर्थिक लोकतंत्र। अर्थव्यवस्था की एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। अर्थात समाज में जो लोकतंत्र चल रहा है उसको यदि आर्थिक आवश्यकताओं से जोड़ लिया जाए तो उसको आर्थिक लोकतंत्र कहा जाएगा। आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने दिया। 18वीं और 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र पर विचार किया, जो मार्क्सवादी और समाजवादियों की आर्थिक लोकतंत्र से पूरी तरह भिन्न और विपरीत था। अर्थात जो आर्थिक लोकतंत्र है इसको प्रस्तुत करने वाले कौन थे? मार्क्सवादी और समाजवादी। ये जो मार्क्सवादी और समाजवादी हैं इन्होंने आर्थिक लोकतंत्र को कौन सी सदी में दिया? 18वीं और 19वीं में। अब आता है प्रिय विद्यार्थियों नैतिक लोकतंत्र, जो कि चौथा प्रकार है। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में माना है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज और शासन का मूल आधार माना जाता है। लोकतंत्र के इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांस की उदार लोकतांत्रिक क्रांति स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के
नारे के रूप में शुरू हुई। अर्थात जो नैतिक लोकतंत्र है इसकी शुरुआत कब हुई? 1789 में। किस रूप में हुई? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के, बंधुत्व के भाव पर। इन तीनों स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे में जो बंधुत्व का भाव है अर्थात जो भाईचारे का भाव है, इसको विशेष महत्व दिया गया है। किसके द्वारा? नैतिक लोकतंत्र के द्वारा। ये ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती। अर्थात समाज में भाईचारे का भाव नहीं होगा तो एक दूसरे को छोटा और बड़ा, ऊंच और नीच का भाव विकसित हो जाएगा, तथा समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं मिल पाएगी। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि समाज में समानता का अभाव होगा तो नैतिक लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा, वहाँ पर लोग स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। लोकतंत्र संबंधी सिद्धांत और दृष्टिकोणों के बारे में विचार करते हैं। अगला बिंदु है अपना लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण। लोकतंत्र स्वयं में एक विस्तृत विचारधारा है। अर्थात लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ अपन ने देखा था जनता की शक्तियों का उपयोग, अर्थात उसके ऊपर आधारित जो शासन व्यवस्था है। प्रसिद्ध जो समाजशास्त्री हुए हैं उन्होंने भी यही कहा है कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, जनता का शासन, अर्थात जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र स्वयं में एक विस्तृत विचारधारा है, अर्थात अपने आप में ही एक विस्तार से सोचने की शक्ति है, क्योंकि जब बात जनता की आती है, नागरिकों की आती है, तो अपने आप में एक विस्तार रूप देखने को मिलता है। जो विद्वानों में इस तथ्य का मतभेद है, कौन से का? कि लोकतंत्र जो है वो सीमित मायने में लिया जाता है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन करता है, कि वहाँ पर जनता उपभोग कर रही है या शासक कर रहा है। इसके बारे में जो लोकतंत्र संबंधी जो विचार प्रकट किए जाते हैं विद्वानों द्वारा, उनमें मतभेद देखा जाता है। लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोणों पर एक दृष्टि डालते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लोकतंत्र संबंधी जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला है लोकतंत्र का परंपरावादी उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। चौथा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। और पांचवा है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं पांचों दृष्टिकोणों को विस्तृत रूप में। तो पहला आता है लोकतंत्र का परंपरावादी उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछले 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतक द्वारा किया गया। अर्थात जो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी जो सिद्धांत और दृष्टिकोण है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पश्चिमी देशों से। वहाँ के जो उदारवादी राजनीतिक चिंतक थे, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत या लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ प्रश्न बन रहा है कि लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत, तो आप बता सकते हो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, या लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत किसको कहा जाता है? तो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी जो सिद्धांत है उसी को अपन लोकप्रिय सिद्धांत के रूप नाम से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस जो परंपरागत उदारवादी जो सिद्धांत है, इसके मुख्य जो समर्थक हैं, जो प्रतिपादक हैं, जो मुख्य विचारक हैं, वो हैं हाबस, लॉक, रूसो, बेंथम, जैस्मिन, टी.एच. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, डिग्वी, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हार्वर्ट स्पेंसर आदि लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं।
इन सभी विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता और अधिकार आदि के बारे में अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए। अब देखते हैं कि लोकतंत्र के जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है, इसकी आधारभूत कुछ मान्यताएं हैं और इनके कुछ लक्षण भी निर्धारित किए गए हैं, उनके बारे में जानकारी करते हैं। तो देखते हैं पहला लक्षण या मान्यता। व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, अतः अपना हित अहित समझने की क्षमता रखता है। सभी व्यक्ति मूलतः समान होते हैं, अर्थात सभी के सब कुछ न कुछ समझ रखते हैं। दूसरा है शासन का गठन उदारवादी और लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए। तीसरा है शासन की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र न्यासी होती है। मतलब एक तरह से ट्रस्टी है। सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र एक ट्रस्टी है, बाकी जो शासन की शक्ति है वो किसके ऊपर आधारित होती है? जनता की इच्छा पर, जनता की शक्ति पर। तो यह तो एक तरह से संग्रह करने का एक माध्यम है सरकार। तो अगला है शासन के संचालन के निश्चित और आधारभूत नियम होते हैं, जैसे शासन का संचालन जनता द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार शासन की गठन और संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, अर्थात जो शासन का गठन हो इसके साथ में उसे चलाया जाए, संचालित किया जाए, इसके लिए बहुमत के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, अर्थात जो सरकार है वो जनता के विकास के लिए योजनाएं बनाए। नेक्स्ट है शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए। नेक्स्ट, व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त होने चाहिए और इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट है निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। एक से अधिक राजनीतिक दल भी होने चाहिए, मतलब निश्चित समय सीमा के बाद में शासन का बदलाव होना चाहिए। किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से। चुनाव कैसे होने चाहिए? बिल्कुल निष्पक्ष। और ये जो चुनाव हों इसमें एक से अधिक राजनीतिक दलों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये कौन से लोकतंत्र के लक्षण हैं? परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र के। अगला है सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए, अर्थात जनता जो अपना अध्यादेश देती है, आदेश देती है, उसको स्वीकार करना चाहिए शासन को या सरकार को। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे अपने परंपरागत लोकतंत्र के कुछ मान्यताएं या लक्षण। और अब देखते हैं अगला दृष्टिकोण, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण का मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है, जो संभाग के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है, अर्थात जो सरकार के का संघात्मक जो स्वरूप है उसमें विश्वास किसके द्वारा किया जाता है? बहुलवादी सिद्धांत के द्वारा। लोकतंत्र के सिद्धांत का विकास J.S. मिल, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फॉलेट, G.D.H. कोल, डिग्वी आदि ने किया है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में रॉबर्ट डेहल ने भी इसके विकास में योगदान दिया, अर्थात जो बहुलवादी सिद्धांत था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कब से कब हुआ? 1939 से 1945 के मध्य में। जो रॉबर्ट डेहल थे, इसने जो बहुलवादी सिद्धांत है इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने बहुलवादी लोकतंत्र को बहुलतंत्रवाद का नाम दिया, अर्थात बहुलवादी लोकतंत्र को बहुलतंत्रवाद किसने कहा? रॉबर्ट डेहल ने।
दूसरी तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि रॉबर्ट डेहल ने कौन से लोकतंत्र को बहुलतंत्रवाद कहा? बहुलवादी। अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, रॉबर्ट डेहल द्वारा बहुलवादी लोकतंत्र को क्या नाम दिया गया? तो बहुलतंत्रवाद। अब देखते हैं रॉबर्ट प्रिस्थस के अनुसार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह और हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो रॉबर्ट प्रिस्थस हैं, इन्होंने भी लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत को बताया है कि इसमें एक से अधिक लोग मिलकर के शासन की स्थापना करते हैं, जिसमें सामाजिक राजनीतिक दोनों लोग होते हैं। ये दोनों लोग क्यों होते हैं कि यह अपने निजी हित को साधने के लिए, अपने निजी समूह बनाने के लिए, अलग से अपना समर्थन पाने के लिए ऐसा करते हैं। अब तीसरा जो दृष्टिकोण है वो है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्ग सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र के सिद्धांत को अभिजन वर्गीय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न है, लोकतंत्र के सिद्धांत जो विशिष्ट वर्गीय जो सिद्धांत है इसका दूसरा नाम क्या है? अभिजन वर्गीय सिद्धांत, जिसकी संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है। अर्थात इस सिद्धांत जो विशिष्ट वर्ग बनता है उसका जो केंद्र बिंदु है वो अभिजन, मतलब जो विशिष्ट लोग हैं वो फोकस होते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्का, पेरेटो, बर्नम, सी राइट, मिल्स आदि हैं। रॉबर्ट मिचेल्स एक जर्मन विचारक हैं और उसने अपने विचार द पॉलिटिकल पार्टीज नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किए हैं। अर्थात रॉबर्ट मिचेल्स की पुस्तक का नाम बताइए, द पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरे प्रकार से द पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक में राजनीतिक विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का वर्णन किसने किया? तो ये आप बता दोगे, रॉबर्ट मिचेल्स। मॉस्का इतालवी विद्वान हैं जिसने अपने विचार द रूलिंग क्लास नामक पुस्तिका में प्रस्तुत किए हैं। चौथा दृष्टिकोण है मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है, किंतु मार्क्सवादी ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहना अधिक पसंद किया है। अर्थात जो मार्क्सवादी सिद्धांत है इसके अनुसार जो लोकतंत्र है वो जनवादी लोकतंत्र अर्थात जनता सर्वे सर्वा होती है। मार्क्सवादी लोकतंत्र का विचारक कार्ल मार्क्स हैं और फ्रेडरिक एंजेल्स ने अपनी विचारधारा में दर्शाया है। इसे व्यवहारिक रूप लेनिन, माओ त्से तुंग आदि ने मिलकर दिया है। तो मार्क्सवादी विचारकों के नाम बताइए, तो ये आएंगे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स। इसे व्यवहारिक रूप लेनिन, माओ त्से आदि ने मिलकर के दिया है। और पांचवा जो दृष्टिकोण और सिद्धांत है वो है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना है। अर्थात दो जो दृष्टिकोण हैं उन दोनों को मिलाकर के ये पांचवा दृष्टिकोण बनाया गया है। यह उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है। अतः लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर बल देता है उसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। यह सिद्धांत क्रांति और हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। अर्थात ये
जो दृष्टिकोण है ये विकास को बढ़ावा देता है, साथ ही संविधान को भी सर्वोपरि मानता है। इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है तथा इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अपन ने देखा लोकतंत्र के 5 सिद्धांत और दृष्टिकोण। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन देखेंगे लोकतंत्र के प्रकारों के बारे में। धन्यवाद।